ऑपरेशन सिंदूर जिससे शुरू किया था, हाफ वे हम सडनली रुक गए। वी डिड नॉट गो दी एक्स्ट्रा माइल। परहैप्स इट वाज नॉट। हमारी सरकार कहती है सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद उनके बालाकोट में स्ट्राइक की, हमने अभी ये किया। कोई और भी घटना अगर हमारे यहाँ होती है तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि हम 26 निहत्थे लोगों को निर्मम तरीके से उनकी हत्या की। उनमें एक लोकल कश्मीरी लड़का भी था जो वहाँ का पोनी राइडर था। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ना सर, एक घटना हुई, हो सकता है 99 उन्होंने बचाई हो। आपने कभी उनको इस बात की इंडिकेशन नहीं दी कि भैया तुम पिद्दी रहो ना? जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर लिया था हमने, क्या हुआ कि ट्रम्प की इमीडिएशन क्यों मान ली? सीज फायर करने का फैसला। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को संदेश मिल गया हो कि हमें और आतंकवाद नहीं करना चाहिए अब भारत में? इन्होंने जो पानी को रोका था पाकिस्तान के लिए, तो क्या उससे कोई असर पड़ा पाकिस्तान में? कश्मीर जाने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको इस बात का कैसे आश्वासन होगा कि अब पहलगाम जैसी घटना दोहराई नहीं जाएगी? आप ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ अब भी सहयोग करते हैं। कारगिल की सूचना किसने दी? वहाँ के लोकलों ने दी। बट पहलगाम की सूचना नहीं दी किसी ने। सो फॉर्मर एडिशनल डीजी संजीव कृष्ण सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त आज हमको वो कहानी सुनाएंगे ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक। बहुत सी चीज़ें जो अब तक बाहर आई नहीं हैं या हम उसकी गहराई से वाकिफ़ नहीं हैं उसके बारे में, और उससे मुतालिक दूसरी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अब इन लोगों ने महिला अधिकारियों के साथ किस तरह मिल करके आगे अपना काम शुरू किया है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को किस तरह रोका है। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। मैं जानना चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। बहुत सी चीज़ अब तक लोगों के सामने बाहर आई नहीं है, एक पहली सी, एक अजीब सी, गहरी सी बात रह गई है। तो आप ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे लिए और कुछ बातें बताइए। तो जैसा सबको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में जो बहुत खराब घटना हुई जी, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला किया जाए जी। और वो किया हमने, बड़े सक्सेसफुली किया। और उसके बाद चीज़ें थोड़ी एस्केलेट हो गई और फाइनली 4 दिन के तकरीबन 80-90 घंटे के बाद में एक थोड़ी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हुआ। अभी हमारी सरकार कहती है सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ जी, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक सरकार की घोषणा यही है, मतलब महीना भर से ऊपर तकरीबन हो गया है जी। हाँ, तो मतलब कि अगर कोई और भी घटना अगर हमारे यहाँ होती है तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि हम और स्ट्रांग एक्शन लेंगे जी। तो ये है ऑपरेशन सिंदूर, नाम से पता, क्योंकि 26 लोगों को जी उन्होंने वहां पे कत्ल किया। 26 निहत्थे लोगों को निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई जी। और उनमें एक लोकल कश्मीरी लड़का भी था जो वहाँ का पोनी राइडर था जी। और उन्होंने चुन चुन के उनको सेलेक्ट किया जी। और जो सिंबॉलिज्म है इसकी कि जी भारत की महिलाओं का, जो भारत हिंदू महिलाएं अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं कि विवाहित होने की निशानी में उनका सिंदूर मिटा दिया, तो उसको जो सिंबॉलिज्म है कि रिस्टोर करने के लिए, तो इसमें सभी सेनाओं, थल, हवा में और नेवी, तीनों ने मिलके काफी बड़ा अच्छा काम किया। और बीएसएफ का भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। क्या रोल रहा बीएसएफ का इसके अंदर? मैं तो बहुत प्राउडली ये कहता हूँ कि हमारी सीमा सुरक्षा बल की प्रशंसा प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, और जो डीजीएमओस की मीटिंग थी उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की। तो जैसा हम सबों को मालूम है कि सीमा सुरक्षा बल पीस टाइम में सीमा पर तैनात रहती है, तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। और एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें सबसे पहले दुश्मन की गोली का सामना करना पड़ता है।
तो पहली चीज तो ये कि नॉट आर्मी, यू मीन बीएसएफ जो पे आगे होती है, सबसे आगे? सबसे जमीन पर तो अगर इमीडिएट कोई भी छोटा मोटा हमला होता है, बीएसएफ का एक वॉर टाइम रोल है जी, जो जिसको मैं एक मिनट लेके बयान करता हूँ हाँ। कि 1965 में बीएसएफ रेज इसीलिए हुई क्योंकि कच्छ में जो हमला हुआ जी, उस समय राज्यों की जी, आर्म पुलिस फोर्सेस सीमाओं की रक्षा करते थे। तो ये पाया गया कि ये आर्म पुलिस फोर्सेस कई कारणों से बहुत सफल नहीं हुए पाकिस्तान के जो स्कर्मिशेस हुई थी उनमें। तो उस समय ये फैसला लिया गया, मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे और उसमें फिर मिस्टर एलपी सिंह वहाँ के होम सेक्रेटरी, मिस्टर रुस्तम जी जो हमारे पहले डीजी थे जी, और उस समय के आर्मी चीफ जनरल चौधरी की एक कमेटी बना के ये फैसला लिया गया कि एक ऐसी बल बनाया जाए जो कि सीमाओं की शांति के समय में रक्षा करे और उसको ये भी रोल दिया गया कि अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई में आर्मी के वॉर एफर्ट को भी ये सपोर्ट करे। अच्छा। तो इस वजह से हमारी शुरू हुई और 1965 में? 1900 उस समय हम 25 बटालियंस थे, आज हम तकरीबन 200 बटालियन। अच्छा। और हम ये भी कहा गया क्योंकि हमने एक आर्मी को सपोर्ट करना है जी, इसलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और वेपनरी है, जो इक्विपमेंट है, वो फौज के इन्फेंट्री के तौर पर ही होना चाहिए। तो हमारे तकरीबन सारे इक्विपमेंट, हथियार फौज की इन्फेंट्री के तौर पे ही हैं और हमारे बल को इसकी ट्रेनिंग शुरू से दी जाती है और ज़मीन पर जब हम होते हैं तो हम फौज के वॉर गेम्स में, सैंड मॉडल एक्सरसाइजेज में, ब्रीफिंग्स में हम लोग एसोसिएट होते हैं जिससे हमें हमारे वॉर टाइम रोल का पता रहे। तो अब जब ये सिंदूर हुआ तो इसके दौरान में आर्मी का तो मोबिलाइजेशन नहीं किया गया बहुत ज़्यादा, पर बीएसएफ ने अपने डिफेंसेस को सबसे पहले स्ट्रेंथन किया और जो भी आर्मी आई उनको मदद की, उनके रेकी जो की हुई थी हमने उनको सूचना देने में और उनके जो डीसीबी आपने सुना होगा, डिच कम बंद, जो पंजाब और जम्मू के प्लेन इलाकों में एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, उनके ऊपर उनको तैनात करने में मदद। डीसीबी के फुल फॉर्म क्या है? डिच कम बंद। डिच गड्ढा जी, कम अंग्रेजी का वर्ड है जी, डिच कम बंद। ओके, बंद है जी। तो एक तरफ डिच है जी और उसके पीछे बंद है जी। तो बंद के ऊपर फौजें होती हैं, डिच में पानी भर दिया जाता है जिससे आर्मर उनका टैंक ना क्रॉस कर सके। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट 1965 वगैरह की लड़ाई के बाद। तो ऐसे कितने ये तो पूरे बॉर्डर के साथ हैं। अच्छा, पूरे बॉर्डर के साथ, जहाँ भी प्लेन बॉर्डर है जी, अप टू पंजाब, वहाँ से राजस्थान में डिफरेंट तरह की वो हो जाती है लड़ाई का माहौल। तो उनके ऊपर तैनात होने में मदद की और जो उनके ड्रोन्स आते थे रेकी वगैरह करने के लिए, 15 दिन के बाद हुआ पहलगाम के और हमने अपना इरादा कह दिया था कि बहुत एक्शन लिया जाएगा जी। तो उससे वो लोग भी थोड़े बहुत वो हो गए। उनकी तैयारियां तो शुरू हो गई थी, आपसे आ गए थे बॉर्डर पे हथियार लेके, सब कुछ लेके? शायद आ गए होंगे जी, ओपनली नहीं हुआ। अच्छा। बट जरूर आ गए होंगे जी। तो वो उसमें जब आए तो हमने जो ड्रोन्स हमने कई इंटरसेप्ट किए जो रेकी वगैरह करने के लिए आते थे और फिर जो आर्मी के साथ में जॉइंट जो उनके कंट्रोल्स बने थे उसमें हमारे लोग रहे। हमने आर्मी को जो लोकल एरिया के बारे में, टेरेन के बारे में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी और जो जम्मू इलाके में हमने उनकी कई पोस्टें को एट्रिशन किया, उनको ध्वस्त भी किया। अच्छा जी। कितनी पोस्ट ध्वस्त किया? कितनी? एक का तो सबको मालूम है, एक का तो वीडियो भी
है सब पूरे मीडिया में, शायद ढंडार पोस्ट है उसकी, ढंडार जी किया, और भी कई 2-4 और भी बीओपीज जी उनकी जो पोस्टें थी उन पे किया गया। अच्छा और उसी दौरान में अब देखिए ना, पाकिस्तान की जो फितरत है, जी लड़ाई इस जो क्लैशेस के हाइट पर जी वो कोशिश कर रहे थे कि मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की। अच्छा तो उस पोस्ट से जी हमारी फौज ने, बीएसएफ ने जी 7 इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया 7 जी या 8 तारीख की बात है। जी तो इस तरह से हमने उनको फौज के साथ इंटेग्रेट होके जी काम किया, जिसकी हमें तो कहाँ से सराहना- लोग इन्फिल्ट्रेट हो रहे थे, किस प्रदेश से? ये वही ढंडार पोस्ट जिसको वहीं से आ रहे थे हाँ, जी हमारी पोस्ट वहाँ जी गलार टांडा करके नाम है उस पोस्ट जी का। जी ये जम्मू के ही इसमें सांबा इलाके में जी पड़ती है। अच्छा तो उनको मारा, 7 मारे। उनके अगले दिन उनके इंटरसेप्शन में भी जी पता लगा, जो सिग्नल इंटरसेप्शन करते हैं, जी जी और डंडार पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ जी उसके वीडियोस अवेलेबल है। अच्छा तो इस प्रकार से सिंदूर में हमने काम किया। और इससे कनेक्टेड एक बात मैं बताता हूँ कि एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन हो गई। जी 22 तारीख को पहलगाम हुआ जी और 23 को गलती से जी हमारा एक जवान जी पंजाब के फिरोजपुर इलाके से, जी शायद जी एग्जैक्ट ध्यान नहीं, फिरोजपुर के इलाके से ही है जी शायद, वो गलती से पाकिस्तान में स्ट्रे कर गया। गलती से देखिए ना, बीएसएफ का जो रोल है जी वो है सीमा वासियों के जी दिल में एक कॉन्फिडेंस पैदा करना, सिक्योरिटी के। तो उस काम को करने में हम सीमा पर पेट्रोल करते हैं, दिन में रात में फेंस के आगे पेट्रोल करते हैं, और फेंस के आगे जो हमारे किसान खेती करने जाते हैं जी तो उनकी सुरक्षा के लिए हम एक पेट्रोल भेजते हैं जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है किसान गार्ड। अच्छा जी, जी तो ये किसान गार्ड 4-5 व्यक्तियों का एक पेट्रोल होता है। जी और क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है तो ये एक स्प्रेड आउट होके जी रहता है, हालांकि एक दूसरे से नजरी मिलाप रखते हैं ये। जी तो ये लड़के जो थे, ये एक आधा दिन पहले ही वहां पहुंचे थे जी और इनको इलाके का बहुत ज्ञान नहीं था। और उस इलाके में, और जो सीमा पर जो मार्किंग होती है जी वो बॉर्डर पिलर से लेके, बॉर्डर पिलर ये सीधी लाइन है, फिर उधर चला गया तो बॉर्डर पिलर वो उधर हो गया, फिर इधर चला गया, ऐसे होता है। तो बॉर्डर पिलर एक लाइन में लगे होते हैं। जिस इलाके में ये था उस इलाके में बॉर्डर सीधा था, कुछ बॉर्डर पिलर्स दूर थे। तो इसको पता नहीं लगा कि कहाँ तक हमारा है, कहाँ तक। और ये गर्मी थी काफी, तो एक पेड़ जो 4-5 गज उस अलाइनमेंट से पाकिस्तान के अंदर में था, वहां उसकी छाया में चला गया। और वहां पर अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम वो पाकिस्तान रेंजर्स ने आकर उसको अच्छा पकड़ लिया। अच्छा तो फिर वो हफ्ते 10 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन क्यों, 10 मई को वापस हुआ। जब ये 10 मई के भी बाद में शायद 12 तारीख को वापस किया। अच्छा तो जब ये हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई जी और उसको वापस एक फायदा ये हो गया कि हमने उनका एक रेंजर पकड़ लिया, अच्छा गंगानगर या जैसलमेर के इलाके में। जी तो फिर मजबूर होकर भी उनको देना पड़ा, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो गया। अच्छा तो ये हो जाता है जी कई दफा, ऐसा कई दफा नहीं, मतलब ओकेजनली ऐसा हो सकता है जी कि पता नहीं लगे और वो चला जाए। मैं कमांड कर रहा था जी सांबा में, और मैं ये कहूँ नॉर्मल कोर्स में ये उसकी पूछताछ करते जी और उसको हफ्ते के अंदर में भेज देते हैं। जी पर क्योंकि ये टेंशन हो गई थी तो इस वजह से ये 22-24 दिन वहां पर जी अटक गया, क्योंकि टेंशन हो गई थी और वो एक पॉइंट प्रूव करना। पर मुझे यकीन था कि ये जरूर वापस आएगा। क्योंकि वाज ही टॉर्चर्ड, उसको जो यातनाएं दी गई, क्या हुआ? मेरी सूचना के अनुसार यातनाएं शायद नहीं दी गई। जी उसे इन्फॉर्मेशन ली होगी जी इलाके के बारे में। क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है एक जवान? एक जवान यही बता सकता है उसका सीओ कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाँ, ये पोस्ट कहाँ है, मेलिंग कहाँ होते। इंटरोगेशन में सब निकाल दिया, मतलब बता हो सकता है। जी पर वैसे ये सब ओपन सोर्स पे भी पता है। अच्छा
है ना, जी ये हमारे नाम टेलीफोन डायरेक्टरियों में होते हैं, जी पोस्टों की सैटेलाइट इमेजरी होती है, जी। तो ये जनरली पता होते हैं। तो आमतौर सांबा का बता रहे थे आप कि आप सांबा, कमांड हाँ, कर रहे थे। जी हाँ हाँ, जी मैं कमांड कर रहा था। तो जी वो एक बहुत ठंड का दिन था, जी। और जैसा मैंने बोला वहाँ डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, तो हम्म, वहाँ तो पिलर्स लगे ही नहीं हुए थे। अच्छा और वहाँ की टेरेन, जिस जगह से वो निकला, जी टेरेन ऐसी ऊंची नीची थी हम्म, कि बादल छाए हुए थे, हम्म, ठंड का मौसम था, जी और ये पेट्रोल कर रहा था, जी इसको पता नहीं लगा, हम्म, और ये पाकिस्तान में अच्छा क्रॉस कर गया। अच्छा तो काफ़ी हमने कांटेक्ट किया। जी। किस साल की बात है ये? ये जो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, शायद 98 की बात है। अच्छा, अ, यानी कारगिल से जस्ट पहले की बात है ये? कारगिल से पहले की बात जी है। 99 में तो मैं वहाँ से चला गया था, जी तो 98 की बात है। जी तो हमने कई जगह से पेट्रोल, उनकी पोस्टों से कांटेक्ट किया, जी तो उन्होंने हमें मतलब उसके बारे में कोई खास सूचना नहीं दी, पर अच्छा भाग्य था मेरा, जी और मेरा एक बैचमेट मेरे बगल की यूनिट को कमांड कर रहा था, जी और उनकी मीटिंग वो पंजाब में थी, उसकी यूनिट, उनकी मीटिंग चल रही थी। हम्म, तो वहाँ उसने कहा कि भाई देखो, मेरे बैचमेट का लड़का चला गया है। अच्छा तो उन्होंने कंफर्म किया, और साथ साथ ही हमारे डीजी साहब ने उस समय के, उनके डीजी से बात करके कंफर्म कर लिया। अच्छा तो ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं अच्छा। कि अगर, स्पेशली अगर वो वहाँ पर जवान को पता नहीं है उसके बारे में। तो यूनिफॉर्म में था उस वक्त जो? हाँ, यूनिफॉर्म में था। तो लोगों ने फायर नहीं किया, शूट नहीं किया उसको लोगों ने? नहीं, शूट नहीं किया, पकड़ लिया। लेकिन आप जब वो, अगर आपके यहाँ कभी बॉर्डर में आ जाता है, आप क्या करते हैं? आप भी हम गिरफ्तार? भी हम भी पकड़ते हैं, हम गिरफ्तार। भी पकड़ते हैं। तो फिर शूट जब करते हैं वो किस हालात में होता है? वो किस हालत में शूटिंग होती है? अगर मैं, जो शूटिंग है जी वो आमतौर पे, जैसे मैंने बोला कि मिलिटेंट्स को जी कवर देने के लिए होती है, हम्म या हम कोई काम करने लगते थे, जी तो उस इलाके में फिर फायरिंग शुरू हो जाती थी, फिर हम भी रिटेलिएट करते थे। सिविलियंस स्ट्रे कर जाते हैं, जी जवान तो आते हैं 3 साल बाद चले जाएंगे या 4 साल बाद, पर सिविलियंस जो वहाँ काम करते हैं, जी या उनके कैटल जी स्ट्रे कर जाते हैं। जी अभी मैं जो हमारे गाजी बाबा के उसके हीरो थे मिस्टर दुबे, जी उनसे बात कर रहा था, तो जी एक दफा उनका कैमल चला गया जी राजस्थान में, जी तो वो इसी तरह बातचीत करके कैमल को रिकवरी करी। जी तो ये सीमा पर हम्म होता रहा। इस केस में डिले इसलिए हो गया हम्म, क्योंकि टेंशन बढ़ गई थी, अच्छा पर यकीन था कि आ जाएगा वापस, क्योंकि उसकी फोटो छाप दी थी उन्होंने। जी तो ये यकीन था कि इसको अब ये टॉर्चर नहीं करेंगे, अगर इसको कुछ किया तो ये मसला बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा तो ये हो जाता है, और सीमा पर इस तरह से जो काउंटर पार्ट से बातचीत करके इंटरेक्शनें हो जाती हैं, जी। और जो लोकल मसले हैं वो हल हो जाते हैं। तो कई इसमें कभी कभी महिलाएं भी आ जाती हैं, आतंकवादी या सस्पिशियस किस्म के लोग जो होती हैं स्मगलिंग महिलाएं, में, और नहीं, तो उसके लिए भी ये सब क्या करती हैं लोगों के लिए? ऐसी घटना नहीं हुई कि जी कोई महिला जी स्मगलर या मिलिटेंट आई हो, जी परंतु ये होता है कि जैसे जैसे मैंने कहा कि 150 गज के बाद लगती है फेंस, जी तो 150 गज के से लेकर जी सीमा तक हम्म, लोकल लोगों के खेत होते हैं। जी तो खेत में काम करने के लिए आदमी जाते हैं, कुछ औरतें भी जाती हैं। नहीं जाती, अगर काम करने के लिए नहीं जाती, तो वो दोपहर में अपने पति के लिए या अपने पिता के लिए, भाई के लिए खाना लेके जाती हैं। तो वो कुछ जाते समय कुछ कॉन्ट्राबैंड ना ले जाएं, या आते समय उधर से कुछ कॉन्ट्राबैंड ना ले आएं, वो दिक्कत होती है। वो गेट से पार करते हैं। अच्छा तो इसके लिए पहले तो हमने ये किया था कि लोकल विलेजर्स, जी लेडीज जो अच्छी रिप्यूटेड लेडीज हैं, उनसे हम फ्रिस्किंग करा रहे फ्रिस्किंग करा लेते थे। जी पर वो भी एक फुल प्रूफ अरेंजमेंट नहीं था। जी। तो फिर दे कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। दे कैन बी कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज आफ्टर ऑल वो उसी गांव की जी हैं, और उनका भी कुछ वैसे, उनको भी कुछ दे दिया मान लिया उसने, तो वो जाने देंगी। तो इसको देखते हुए ये पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि हम महिलाओं को जी बीएसएफ में भर्ती करेंगे। अच्छा
तो अब ये कितनी महिलाएं अब तक जो है इंडक्ट की गई हैं? अब तकरीबन 10,000 के करीब महिलाएं हैं जी। जो जवान हैं, अच्छा। मतलब सिपाही के सिपाही लेवल पे हैं, अच्छा, क्योंकि ये महिलाएं सबसे लोअर लेवल पे हैं। इन्फेंट्री लेवल पे यू आर सेइंग। जी, जी तो इनके सुपरविजन और इनकी काउंसलिंग जी कैसे की जाए, हाँ कोई दिक्कत आती है, महिलाओं की कोई तकलीफ आती है, या कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, या कोई इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है जो ये बंदों से शेयर नहीं कर सकती, जी तो इसके लिए शुरू शुरू में तो ये किया गया कि ऑफिसर्स की लेडीज, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की वाइफ्स और डॉक्टर्स, हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं, उनसे इनकी रेगुलर काउंसलिंग कराई जाती थी, जी और उनसे फिर प्रॉब्लम्स जो होती थी वो लेडीज फिर अधिकारियों को प्रॉब्लम। तो अब फिर 2016-17 के आसपास से महिला सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और महिला गस्टेड ऑफिसर्स को भी भर्ती करना शुरू कर दिया गया। अब धीरे धीरे और बढ़ जाएंगी। तो इनकी सरकार का एम है 15% जी इनको, मतलब बीएसएफ में 15% महिलाओं हाँ, का होना जरूरी है सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ओके, सभी पैरामिलिट्री फोर्स। जी जी, तो 15% होंगी तो ये 2 लाख 2.5 लाख अगर हमारी फौज है तो 40,000 के करीब हो जाएंगे। तो अब हमें इनके लिए, क्योंकि ये 40,000 मेल जवानों के बदले में होंगी, जी तो अब हमें धीरे धीरे हमारे अधिकारियों को पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्पेशली फॉर इंडक्शन ऑफ लेडीज, क्योंकि अब हम इनको जो अंग्रेजी में शब्द है किड लव्स किड से नहीं ट्रीट कर सकते, है ना। अभी भी सिपाही हैं अभी भी हाँ सिपाही है, तो वो धीरे धीरे हमें, क्योंकि ये रिप्लेस कर रही हैं, तो वो सारे काम इनको करने पड़ेंगे जो मेल जवान करता है। जी, you mean they're trained to fight? They are trained to fight. They have been performing very well. अच्छा और अभी ऑपरेशन सिंदूर में मैं एक ऑफिसर से बात कर रहा था जम्मू में, जी ये सोचा गया कि महिलाओं को हटा लिया जाए सीमा से, जी, परंतु महिलाओं ने कहा नहीं, हम भी रहेंगे यहाँ पर। क्यों हटा लिया जाए उनको? वही जो हमारा एक पेट्रियार्की का वो है ना, कि वो कमजोर होगी, वो लड़ नहीं पाएंगी, वो हिंसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा? या हाँ हिंसा नहीं, या ये भी हो सकता ना कि अगर वो कहीं स्ट्रे हो जाएं, कैप्चर हो जाएं, तो उनके साथ अच्छा मिसबिहेव, ये सब कंसिडरेशंस होती हैं। तो पर उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ रहेंगे। जी तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने ये जो के 1-2 BOPs ध्वस्त की हैं, उनमें इन महिलाओं का भी काफी अच्छा हाथ रहा है। अच्छा है ना। तो कितनी महिलाएं मौजूद थी वहां पे और कितनी लोगों ने हटने से इनकार किया, मतलब ये एक जो मुझे पता लगा उसमें 7 जवान थे और एक उनकी और अधिकारी थी, गस्टेड ऑफिसर थी। अच्छा है, तो ये रखी गई नहीं, उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ी नहीं, उन्होंने पोस्ट नहीं छोड़ी, वहीं रहे। और औरतों को भेजा आपने वहां पे कि तो जो बाकी जगहों पर थी जी लेडीज, जी वो वहीं रही फिर। अच्छा, किसी को भी बॉर्डर से हटाया नहीं हटाया नहीं गया किसी को भी। तो आपका ये जो बॉर्डर है, आप कह रहे, मेरे ख्याल से गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। हाँ जी, तो वहाँ भी महिलाएं हैं? जहाँ सब जगह हैं जी, ईस्ट में भी हैं। ईस्ट में भी है, हाँ, सब तरफ महिलाओं को सब तरफ डिप्लॉय किया गया। जी जी, अच्छा, सीमा तो पर। कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आपको याद आ रहे हैं जो बॉर्डर पे हुए हों इस किस्म के? एक एनेक्डोट तो मेरे कमांड के टेन्योर का ही है। जी सांबा में जी हुआ था, जो वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर माना जाता है। जी, सांबा का मतलब जो पंजाब के बॉर्डर से लेके अखनूर तक, जी, वो लोग डिस्प्यूटेड मानते हैं। हमारे लिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। अच्छा, वो लोग डिस्प्यूटेड क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है ये। जी, वो तो पूरी कश्मीर को डिस्प्यूट करते हैं, मतलब लाइन का क्या है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो उसको इसलिए उसको वो डिस्प्यूट, पर उनका ये स्टैंड, पहले जब मैं था वहां पे तो मैंने पुरानी फाइलें देखा, उन्होंने उसको लिखा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर जी या बॉर्डर। अच्छा। तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया, जो हम आपस में चिट्ठियां जो एक्सचेंज करते हैं, मैंने उनको कन्फ्रंट किया कि आपके ये चिट्ठियां आप अभी क्यों डिस्प्यूटेड बॉर्डर बोल रहे हैं। तो वो तो फिर क्योंकि हमने अपनी अब जो फैक्ट्स है उसको मेंटेन करना है, तो वो लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। मतलब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, जी।
तो वहाँ पर था मैं, और मैं शुरू में गया था, मैंने अभी कमांड टेक ओवर नहीं की थी जी। तो एक वहाँ पे पोस्ट है, उसके सीमा, उसके वहाँ पर पिलर्स रेगुलर नहीं है जी। कश्मीर सरकार, कश्मीर जब रियासत थी उस टाइम के पिलर्स है, तो उनकी नंबरिंग भी अजीब तरह से है। तो एक पर्टिकुलर पिलर के पास में कुछ जमीन थी जो कि कल्टीवेट नहीं होती थी। हमारे एक गांव का व्यक्ति, अभी मैं 2-3 साल पहले वहां गया था तो मैं उससे मिला भी, वो अब तो 80-82 साल का हो गया है जी। तो आप कौन से गांव की बात कर रहे हैं? चांदवा गांव का है वो, पंजाब में? नहीं, जम्मू सांबा सांबा में। अच्छा, ठीक। चांदवा गांव का रहने वाला था जी। और वो जो जमीन है जी। वो बीओपी कोठे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ती अच्छा, थी। अच्छा। तो वो उसका क्लेम था कि ये जमीन उसकी है जी। और क्योंकि वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर था तो हम लोग मतलब ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि यहाँ पर एग्रीवेट नहीं होनी चाहिए चीजें, जी। तो उसको वो कल्टीवेट नहीं, पर वो बार बार प्रेशर डालता था और पॉलिटिशियंस के थ्रू प्रेशर आए तो अल्टीमेटली हमें इंस्ट्रक्शंस आई कि इसको कल्टीवेट करने दिया जाए। तो हमारे सीओ साहब जो उस समय थे उन्होंने कहा ठीक है करे वो। तो जैसे ही वो अपने बैल और हल लेके गया वहां पर करने, वो फायर में आ गया, उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने गोलियां चला दी। अच्छा। तो वो तो बेचारा मतलब कि कहीं गिर पड़ा, गोली नहीं लगी जी। गिर पड़ा और वहीं पर वो क्रोल करता रहा और बैल और वगैरह सब भाग गए उसके। जी। तो फिर मुझे भेजा गया उसको लाने के लिए। तो फिर हमने उनसे फ्लैग मीटिंग की जी। और फिर उसको रिकवर करके अब कैसे फ्लैग मीटिंग कैसे करते हैं आप? कैसे मैसेज भेजते हैं हम? क्या होता है? मैसेज नहीं, वो उसमें फिर हम एक वाइट फ्लैग दिखाते हैं जी। और फ्लैग हमारा ब्लू कलर का फ्लैग होता है जी। वो फिर आते हैं तो वो भी वाइट और अपने कलर का ग्रीन कलर का फ्लैग लेके आते हैं जी। तो वो फिर जो वाइट कलर का फ्लैग का मतलब है कि हम मिलना चाहते हैं जी, शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं जी। तो फिर वो आए और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग इसको मना करें, तो फिर उसके बाद वो रुक गया। अच्छा। तो ये था। उसने जमीन पे फिर अपनी खेती नहीं की उसने? उसके बाद मेरे समय तक तो खेत में 3 साल रहा जी। तो उस समय तक खेती बाद में अगर हुई नहीं होगी क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। इसी तरह वहीं पर था तो वो भी मेरे कमांड टेक ओवर करने से पहले की बारिश हुई बहुत जोर की, तो एक पिलर था वो गिर गया। अच्छा। बारिश में बह गया जी। तो गुड फेथ हमने कहा, उनको कहा कि हम ये पिलर बनाएंगे जी। रेंजर्स को कहा तो उन्होंने लोकल लेवल पे तो कह दिया हाँ, पर अगले दिन कह दिया नहीं क्योंकि वो डिस्प्यूट मानते हैं। अच्छा। तो पिलर अगर बन जाएगा तो वो टेक्निकली एग्री कर जाएंगे। तो वो फिर उन्होंने वहां पर अपने सामने मोर्चे खोद के तैनात कर दिए ट्रूप्स। अच्छा, फौरन? हाँ जी। मतलब 1-2 दिन में जी। हमने भी तैनात कर दिए जी। तो एक दिन फिर रात में मैं सीओ साहब हमारे पोस्ट पे रहे थे जी। और मुझे भेजा और मैं 2IC था उस समय में और मेरे साथ में 3-4 जवान, एक सीमेंट मिस्त्री जी। जो था उसको और 2-3 जवान और हम लोग क्रॉल करके वो 200-250 गज दूर था गए और उसको पिलर को रातों रात में जी कंस्ट्रक्ट करके। उन्होंने बनाने दिया आपको कि? उनको पता ही नहीं लगा उनको पता ही नहीं लगा। कैसे किया उन्होंने जो उनको नहीं पता चला? उनके मोर्चे भी तो थोड़े दूर थे ना, 100-200 गज दूर थे जी। तो हमने शांतिपूर्वक आराम से 1-2 घंटे लेकर जी काम किया हम लोग ने। फिर जब उन्होंने अगले दिन देखा कि पिलर बन गया है तो फिर घमासान फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा। ये तो जब बना रहे थे घंटा जब आप बना रहे थे तब किसी ने आपको दूरबीन से भी देखा नहीं क्यों? या हो सकता देखा हो, पता नहीं। मेरे ख्याल में रेंजर्स की मात्रा जो है ना जी हमारे से बहुत कम है। अच्छा। ट्रूप्स उनके डिप्लॉयमेंट तो मोर्चे तो खुले हुए थे पर उन मोर्चों में थे या नहीं थे पता नहीं। अच्छा। हो सकता है पोस्ट में जाके सो रहे हो। अच्छा, खाली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा एक उन्होंने वो बना के मोर्चा रख दिया था, but they were not manning it. They were not
perhaps not many, and may or may not be, जी but they couldn't detect. अच्छा और उनकी टेक्नोलॉजी उस समय, हमारे पास तो फिर भी नाइट विजन डिवाइस है, उनके पास शायद नहीं रही होंगी। जी तो जब अगले दिन बन गया तो फिर खूब घमासान फायरिंग हुई, जी 5-6 दिन, हफ्ते भर। जी तो ठीक है, तो ऐसे होता है। फिर मैं सवाल खाली करूं बीच में, हाँ जी, आपने कभी उनको इस बात की इंडिकेशन नहीं दी कि भैया तुम पिद्दी हो, पिद्दी रहो ना, मतलब क्यों तुम हमारे मुकाबले बाकी लड़ रहे हो? आपने कभी ऐसा इंडिकेशन नहीं दी उनको? नहीं मतलब हम इंडिकेशन ऐसे, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, बट भैया हम अपनी फर्म, अपने स्टैंड पॉइंट को फर्मली प्रोजेक्ट करते थे। जी तो वो वही इंडिकेशन होता था कि जैसे उन्होंने कहा जी आपने यहाँ पे तार लगा उनकी फौज कम है, उनके रेंजर्स नहीं है, उनके नाइट विजन नहीं है, दे डोंट हैव द बेसिक एमो टू मैच अस, फिर भाई इतना क्यों चक रहे हैं? हमारा पॉइंट ये है। हाँ, नहीं, मैं शायद नहीं हो, बट एक दुश्मन को या काउंटर पार्ट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक बेसिक प्रिंसिपल है जी कंटेस्ट का, जी कि अपने जो कंटेस्टेंट है हाँ उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, जी। चाहे कितना ही कमजोर है, जी अपनी फुल पावर से उसको। तो हम अपने स्टैंड पॉइंट को बड़ी फर्मली प्रोजेक्ट करते थे जितनी भी मीटिंग्स होती थी। जी बट वो अपना स्टैंड पॉइंट लेते थे। तो जब मैं से अपना दूसरे सवाल की तरफ ये जा रहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर लिया था हमने, हाँ, और जब जब पूरे जोर शोर से दमखम से हम चल पड़े थे, तो फिर हमने सीज फायर एक्सेप्ट क्यों कर लिया? दरमियान में क्यों हम जो है बैक स्टेप कर गए? फिर क्या हुआ कि हमने आगे कदम नहीं बढ़ाया और मान लिया हमने ट्रम्प की मीडिएशन क्यों मान लिया हमने? अब ये ट्रम्प तो कह रहे हैं मीडिएशन करी, जी पर हम तो नहीं मानते, बिकॉज हमारे अगर हम ट्रम्प की मीडिएशन को मानते हैं जी तो हम स्ट्रेटेजिकली जी हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की को इंटरनेशनली हाइफनेट कर रहे हैं। जी तो हमारा स्टैंड पॉइंट तो ये नहीं है। हमारे जितने भी नेता हैं जी वो कह रहे हैं ट्रम्प का मतलब नहीं है। जी पर्सनली मैं ये कहता हूं कि सीज फायर करने का फैसला बहुत समझदारी का फैसला है, जी क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है। जी हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन और जितनी भी और आगे डेवलप कर रही है। जी पाकिस्तान हैज नथिंग, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, जी वी हैव गॉट एवरीथिंग टू लूज। जी नहीं, वो तो लड़ना ही चाहते हैं, तो उनका तो लड़ना ही का उद्देश्य था। कि हमने जब शुरू ही किया था तो एक पोस्ट ध्वस्त करके क्यों रुक गए? हमने उनके जो और सारे जो क्राइम्स थे वो चीजें वो क्यों नहीं खत्म की? खाली मेरा सवाल क्या है? ये मीडिया हाइप करने के लिए ये जी बहुत अच्छी चीज है। जी पब्लिक सेंटिमेंट्स, मोरल को बूस्ट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। जी बट इसके लॉजिस्टिक इम्प्लीकेशंस, इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, इसके प्लानिंग इम्प्लीकेशंस, बहुत चीजें। अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती, जी एक कहीं पढ़ रहा था कि ये 4 दिन की जो क्लैशेस थे जी वही 5,000 करोड़ पर डे के हिसाब से थे अच्छा, खर्चा। पता नहीं ऑथेंटिक फिगर, मतलब किस बात के खर्चे गए? क्या करे? वेपन, एम्यूनिशन, बिकॉज हमारे राफेल प्लेन जो शूट डाउन करे थे उसके लिए क्या था वो? अब पता नहीं शूट डाउन हुए, उन्होंने तो कहा है, जी सीडीएस ने तो इंडिकेशन दिए हैं कुछ गिरे होंगे, जी पर वो भी है। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ, जो 10 फाइनल डे की जो ब्रीफिंग थी उसमें ये भी एक्सेप्ट किया गया था कि कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर नुकसान हुआ है जी नॉर्थ के। जी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जी 15, 18, 20 कैजुअल्टीज हुई। जी तो इकोनॉमी पे, और जो इतने दिनों में क्लैशेस के दौरान में जो एक पैनिक का सीन क्रिएट हुआ, जी जो लोगों ने मैंने ये सुना था कि पंजाब से लेबर वापस जाना शुरू हो गया था, जी तो उस वक्त काम का लॉस हुआ। तो इकोनॉमी को सेटबैक तो होता है ना। और अगर ये वॉर एस्केलेट हो जाती, जी बड़े लेवल पे चली जाती, तो कितना नुकसान होता। ये हमें सिर्फ लगा हमने ऑपरेशन सिंदूर जिससे शुरू किया था, हाफ वे हम सडनली रुक गए। वी डिड नॉट गो दी एक्स्ट्रा माइल या द कंप्लीट जो हमारा Perhaps it was not possible जी under the circumstances, number one. Number जी two, जो एस्केलेटरी लैडर को देखना जरूरी जी है ना। ट्रम्प जो मर्जी कहते रहे, बट जी इट्स अ फैक्ट जी कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो है ना, न्यूक्लियर थ्रेट तो है ना। जी और जिस तरह के वहाँ की लीडरशिप है पाकिस्तान की, कौन सिरफिरा कब फैसला कर ले कि जी हमने
हम आज न्यूक्लियर बम चला देंगे जी तो चला देंगे, हमारा नुकसान, हम शायद उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उनको शायद नेस्तनाबूद कर दें। जी जी पर इट इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो टर्मिनोलॉजी है, जी तो हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। जी तो सीज फायर का फैसला या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज का फैसला बड़ी मेरे समझदारी की बात है मेरे ख्याल में। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को संदेश मिल गया हो कि हमें और आतंकवाद नहीं करना चाहिए अब भारत में इसके बाद में? पर्सनल ओपिनियन, जी ऑफ कोर्स, पर्सनल ओपिनियन, हमने उड़ी के बाद जी सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने पुलवामा के बाद उनके बालाकोट में स्ट्राइक की, जी हमने अभी ये किया। जी सर्जिकल स्ट्राइक क्लोज टू द बॉर्डर्स, जी पुलवामा के बाद about 100-200 kilometers inside जी the now बॉर्डर्स के ऊपर में प्लस 100 किलोमीटर अंदर मेनलैंड में। जी और 4 दिन पहले उसी रात में खत्म हो गया, जी दूसरी बारी 2 दिन चला, उन्होंने रिटेलिएट किया, अभी 4 दिन चला। तो हम कहाँ किस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं? जी वी माइट डेटर देम जी थोड़े समय के लिए, पर उनकी फितरत है जी, उनके दिल में जो एक वो है कि कश्मीर हमारा होना, उनका होना चाहिए जी। तो वो कभी इस तरह से, मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में जी वो सुधरें। नियर फ्यूचर तो क्या, मैं एटलीस्ट 40-50 साल तक नहीं सोचता कि इस इलाके में इस तरह की स्टेबिलिटी आएगी कि टेररिज्म उनके द्वारा स्पॉन्सर ना की जाए। तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते कि उनकी तरफ से टेररिस्ट एक्टिविटीज होने ही ना पाए, या हम जड़ से उखाड़ दें, या समथिंग दैट वी एंश्योर के ये इस किस्म के जो दुख भरे जो वारदातें हुई हैं जहां हमारे इतने लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, तो ऐसा ना हो कि ये होता रहे। हमें मेरे ख्याल में इनवर्ड भी देखना चाहिए जी, और आउटवर्ड तो चलिए वो है, ये उनका वो है। जी, तो आउटवर्ड में कई चीजें हैं, जी, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जी, कोवर्ट एक्शंस हैं, जी, उनके जो टेररिस्ट लीडर्स हैं कोवर्टली उनके साथ में कुछ किया जा सकता है। इजराइल करता रहा है, जी, रशिया करता रहा है, जी, डिप्लोमेटिक है। हमें जो अभी इनको लोन्स मिल गए हैं, हमें कुछ इस तरह का एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि वो चीज़ों को ना दे पाए, इनको इस तरह का सपोर्ट ना मिल सके, जी, है ना। हमें अपना व्यू इंटरनेशनल ऑडियंस को जी, बड़ा स्ट्रांगली बताना पड़ेगा, हमें कन्विंस करना पड़ेगा देश को। बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको कर नहीं पाए ना, जो लोन्स वगैरह मिल गया, अगर हम उसको थोड़ा और इफेक्टिव होना चाहिए था। जी, एफर्ट्स तो हमने जरूर किए होंगे जी, पर पूरी तरह से शायद हम कन्विंस नहीं कर पाए। तो एक तो ये, दूसरा हमें अपनी इंटरनल सिचुएशन को सुधारना चाहिए बाय इम्प्रूविंग ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, नंबर 1, जी, बाय इम्प्रूविंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। देखिए ना, बहुत ज्यादा मात्रा में जी, आप हथियार लगा दें, ट्रुप्स लगा दें, दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। ओके, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी शुड बी द एम। जी, क्वालिटी इंप्रूव करें जी, डिप्लॉयमेंट की, क्वालिटी कैन इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस, दोनों के ऊपर हम काम करें। आप ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ अब भी सहयोग करते हैं, वहाँ के जो आपके लोग हैं? हाँ, नेटवर्क के लोग? भाई देखिए ना, कारगिल की सूचना किसने दी? जी, वहां के लोकलों ने दी। बट पहलगाम की सूचना नहीं दी किसी ने। पहलगाम की सूचना शायद अवेलेबल नहीं होगी, जी, सूचना नहीं दी मतलब शायद हमारे ऑपरेटिव्स को पता नहीं लगा होगा। देखिए, कुछ ना कुछ सूचना तो थी कोई बड़ी घटना की, जी, तभी जो ट्रेन का इनॉग्रेशन की इवेंट को पोस्टपोन किया गया। जी, कुछ ना कुछ तो सूचना थी, तो हो सकता है उस सूचना को हम पहलगाम से रिलेट नहीं कर पाए। आप देखिए 11 मार्च को शायद, या डेट हो सक चेक कर लीजिएगा, बलूचिस्तान में जो ट्रेन जी, को
हाईजैक किया गया, जिसमें 400-500 पाकिस्तानी फौजियों को करा गया। और उसके अगले 2-4 दिनों से मैक्सर टेक्नोलॉजी करके एक सैटेलाइट इमेजरी सेल करने वाली कंपनी है, अमेरिका बेस्ड है, उनके पास पहलगाम के सैटेलाइट इमेजरी की रिक्विजिशंस गई हैं। हमारे इंटेलिजेंस तंत्र को इसके बारे में अगर अच्छी तरह से पता होता तो एक इन्फ्रेंस निकालनी है ना। मेरा पर्सनल ये सोचना है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ना सर फिर? हाँ, मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये बात भी सही है कि एक घटना हुई, हो सकता है 99 उन्होंने बचाई हो, पर मुझे ये पर्सनली फील होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो है, पर उसको प्रॉपरली एनालाइज करने वाला व्यक्ति और सिस्टम्स शायद और डेवलप करने की आवश्यकता है कि 2 और 2 मिला के 4 करने वाली जो बात है ना, वो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हो सकता है वो पॉसिबल, आप कुछ बता सकते हैं अच्छे अपने अनुभव से? अच्छे कॉम्पिटेंट डिसर्निंग एनालिटिकल माइंड्स को आइडेंटिफाई करके इंटेलिजेंस गैदरिंग should not be domain of one particular service। तो कभी एसएफ और आर्मी वाले जो है इसको शेयर करते हैं अपने इंटेलिजेंस को? हाँ, शेयर। हमारे जैसे वही मैंने कहा ना, कारगिल की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट के बाद में जो रिस्पेक्टिव बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, वो अपने बॉर्डर्स के लिए लीड इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको नामित किया गया है। तो वो लोग अपने अपने इलाके में कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की मीटिंग होती है जो वहाँ के लोकल कारिंदे हैं, और फिर वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है उसमें। तो ये होता रहता है। बट हम लोगों ने पढ़ा ये है कि एक्चुअली कारगिल के बाद से नार्को टेररिज्म के वारदातें बढ़ गई हैं, तो मतलब ड्रग्स और वेपन्स और इन्फिल्ट्रेटर्स ज़्यादा आने लगे हैं। हाँ, तो हो सकता है क्योंकि ये नार्कोटिक्स जो है फाइनेंस का, टेररिज्म के फाइनेंस का एक बड़ा जरिया है। तो ड्रग्स और हथियार दोनों ही अधिक मात्रा में भारत में लाए जाने लगे हैं आफ्टर कारगिल। मतलब जब हमको और मुस्तैद हो जाना चाहिए था, तो हमने ये देखा कि थोड़ा सा वी हैव काइंड ऑफ लेट आवर गार्ड डाउन, और अब ये चीज़ अब ज़्यादा भारत अब ये काफ़ी कंट्रोल में है। अभी काफ़ी कंट्रोल में है जहाँ तक मेरी सूचना है। बट यस, राजस्थान का सुना बॉर्डर काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब को बड़ा ड्रोन्स ज़्यादा। अच्छा, ड्रोन्स का भी बहुत इस्तेमाल होने लगा। सुना वो डेजर्ट एरिया भी तो काफ़ी सारा अनमैन्ड है वहाँ पे। तो नहीं, अनमैन्ड नहीं है, बट वहाँ की टिपिकल प्रॉब्लम है फेंस शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं जो रात में यहाँ हैं, दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे, और फेंस यहाँ लगी है तो उसको फेंस को पूरा कवर पाट देंगे। तो बट दे आल्सो भी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ जो नेचुरल जो चीजें हो रही हैं, उनके लोग भी तो ट्रेंड हैं बाकायदा कि इसका फायदा उठाते हुए। हाँ, तो ये इन्हीं चीजों के फायदे उठाते हैं, है ना। तो आप ऐसी चीजों को सर्कमवेंट कैसे कर सकते हैं, या इस किस्म की गतिविधियों को कैसे रोक सकते हैं हम? तो यही चीज है ना कि एक तो फिजिकल डिप्लॉयमेंट तो है ही है, सिग्नल इंटेलिजेंस है, जो हमारे सोर्स क्रिएशन है, हमारे सोर्स हमारी साइड में, हमारे सोर्स उनकी साइड में, तो उनके थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करके, कोलेट करके, प्रॉपर एनालिसिस, इंफॉर्मेशन बहुत आ जाती है। कारगिल की भी बहुत इंफॉर्मेशन थी, पर उसको एनालिसिस करने में या एक्शन लेने में कहीं कोताही हो गई, तो उस वजह से सो ये बहुत जरूरी है। एक डिसर्निंग एनालिटिकल minds at certain level are extremely, और दूसरी चीज जो है, एक जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, उसको कंपटीशन की बजाय कोऑर्डिनेशन में बदलने की जरूरत है। मैंने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, मैं अपने चैनल से ऊपर भेजूंगा, और वो ऊपर के चैनल से नीचे आएगी, फिर उसकी बजाय नीचे ग्राउंड लेवल पे भी शेयर हो सकती है। तो अब ये जो इन्होंने जो पानी को जो रोका कहा था पाकिस्तान के लिए,
तो क्या उससे कोई असर पड़ा? पाकिस्तान ने उनके सामने कुछ अपनी मजबूरी व्यक्त की और कहा कि उसको ना रोके, ऐसा कुछ हुआ? आई डोंट थिंक वी आर सक्सेसफुल इन दैट एज वेल। इमीडिएट मेजर तो नहीं हो सकता ना, जी बिकॉज उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कम से कम 10 15 20 साल लग जाएंगे। जी पानी तभी रुक सकेगा ना। हाँ और अब एक और पीछे में पढ़ रहा था 2-3 दिनों से कि चाइनीज इसको सतलज का जो कैचमेंट एरिया कहते हैं 20% चाइना में है। जी, तो वो भी तो रुक ही नहीं पाएगा। तो वो अगर रोक देंगे जी तो भारत में पानी आना बंद हो जाएगा। जी आई मीन हम Of भारत course. को शॉर्टेज हो जाएगी। राइट इसी तरह ब्रह्मपुत्रा में अगर वो जी पानी एक्सेस रिलीज कर दें या जी रोक लें तो, और चाइना पाकिस्तान की कोलैबोरेशन है, इसमें जी। कोई डाउट नहीं है। मतलब चोर चोर जो है मौसरे भाई वाली बात है। चाइना ओपनली सपोर्ट करा उसने पहले भी और अभी भी। तो ये जो चाइनीज के जो बात निकली है, तो मैं सिर्फ कहूँगा लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में ये दो जगह तो चाइनीज घुसपैठिए भी हैं ही, और ये तो अपनी जगहों पे कब्जा करते जा ही रहे हैं। इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कुछ नहीं करती? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ है नहीं। अरुणाचल तो प्रदेश आर्मी में? है, अरुणाचल, आर्मी है, आर्मी के साथ साथ आईटीबीपी है। अच्छा, तो बीएसएफ इज नॉट देयर? एपी? बीएसएफ इज नॉट, बीएसएफ इज ओनली ऑन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश जो है सुना है काफी हद तक चाइनीज जो है वो अंदर आते नहीं, और लद्दाख में एक आधा डोकलाम वगैरह की, डोकलाम भी भूटान का जी हिस्सा है। जी तो गलवान इधर ईस्टर्न लद्दाख में कहते हुआ था। तो जी ऐसा नहीं है कि वो घुसते, वो नाम नूम चेंज कर रहे हैं। जी, मतलब बाकायदा वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स बना के अपने लोगों को जो अंदर जो भेज रहे हैं, चाइनीज सिखाई जा रही है, मतलब एक लॉन्ग लेवल काम, हाँ काम हो रहा है इनका। उसको हम लोग फॉइल नहीं कर सकते किसी तरह से? अब देखे ना, एक एक फॉइल करने का तरीका ये है कि अरुणाचल प्रदेश के जी सारे लोग हिंदी बोलते हैं, उनकी स्टेट की जी आई थिंक लैंग्वेज ही हिंदी है। जी तो एक तो इंटेग्रेशन का ये वो है। जी और हमारे, मुझे यकीन है कि हमारे इन नेटवर्क वहाँ काफ़ी एक्टिव होगा जो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहा होगा। जी। मैं लास्ट सवाल करूँ आपसे सर, जी। हमारे जो कश्मीर जाने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, उनको इस बात का कैसे आश्वासन होगा कि अब पहलगाम जैसी घटना दोहराई नहीं जाएगी, या वो अब सेफ और सुरक्षित हैं, कश्मीर जा सकते हैं? ये किस बेसिस उनको कहा जा सकता है और वो आश्वस्त हो सकते हैं? तो एक तो जो पहलगाम के बाद जी कश्मीरी लोगों ने जो सेंटिमेंट जी एक्सप्रेस किए वो बहुत एनकरेजिंग थे, क्योंकि कश्मीरी लोगों ने, और सेंटिमेंट एक्सप्रेस करने के अलावा जो उन्होंने स्टैंडर्ड टूरिस्ट को जो मदद की जी, वो बहुत एनकरेजिंग थे। तो एक तो ये नैरेटिव को उनको पनाह भी तो कश्मीरियों ने ही दी थी ना? कश्मीरियों ने ही दी थी। तो फिर मतलब बोलने की बातें खाली और है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये नैरेटिव को हमें जी बताना चाहिए सभी जी दोस्त। और दूसरी चीज, अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है आई थिंक इसी महीने में। जी 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 तो उसमें काफी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस जी, डिप्लॉय हुई हैं। अच्छा, तो एक गवर्नमेंट लेवल पर एक या कश्मीर गवर्नमेंट ये करे, एक नैरेटिव चलाया जाए वाइड स्केल पे कि आप आइए, आप सेफ हैं और आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं होगी, और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, हर टूरिस्ट स्पॉट पे प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई जाए। तो अभी तक ऐसा आउटरीच अभियान शुरू तो नहीं हुआ है? मतलब अभी तक थोड़ी सी असुरक्षा वाली फीलिंग अब तक तो अभी तक है। ये आउटरीच करनी चाहिए, शुरू जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए, है ना? तो ये है वहाँ की स्थिति को सुधार करने के लिए। थैंक यू यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई थिंक मेरे दर्शकों को इनकी ये बहुत वेल इंफॉर्मेटिव और गहरी बातें जो है पसंद आई होंगी। आप हमें अपने कमेंट दीजिए और ऐसे प्रोत्साहित करते रहिए, हम आपके सामने ऐसे गेस्ट को लाते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।